नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछली बार नगर निगम में महापौर बीजेपी के 17 में 14 थे और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, जबकि एक अन्य के खाते में गई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था नगर निगमों में। एक तरफ बीजेपी इस बार अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ अन्य दलों के लिए पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। राज्य में लगातार सारी चीज़ें चल रही हैं और प्रचार लगातार धुआंधार सारा सब एक तरीके से चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक दल भी इस चुनाव को एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने वाला मान रहे हैं, या यूँ कहें कि इलेक्शन मशीनरी को ऑयलिंग ग्रीसिंग करने वाला मान रहे हैं। विश्लेषक हर बार किसी न किसी चुनाव को किसी लोकसभा और किसी विधानसभा का सेमीफाइनल बता देते हैं, लेकिन मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। नगर निकाय चुनाव किसी भी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो नहीं सकता, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कुछ करना है और इससे एक परसेप्शन, जो दल इसमें बेहतर करेगा वो परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश करेगा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो उनकी तैयारी भारी नज़र आ रही है और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भी वो 4 सभाओं में थे, 4 जिलों में 4 सभाएं उन्होंने की। लगातार वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, दनादन और वार पलटवार भी हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार हमले कर रहे हैं विपक्ष पर और एक तरीके से विपक्ष ट्विटर, फेसबुक या बाइट देकर यहीं तक सीमित है। अभी तक अखिलेश यादव मैदान में नहीं उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी कोई बड़ा नेता रैलियां करता नज़र नहीं आया है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी भी टिकट बांटकर बेहद ठंडा चुनाव लड़ रही है। अगर कोई गर्म चुनाव लड़ रहा है, लगातार तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उनके दोनों डिप्टी सीएम, अध्यक्ष, संगठन मंत्री, तमाम लोग लगातार लगे हुए हैं और वो इस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आज मंथन में सबसे बड़ा सवाल यही हम उठाएंगे कि क्या विपक्ष की तैयारी है नहीं, और बीजेपी, हमारा जो मंथन में आज प्रश्न है कि क्या बीजेपी निकाय पर भारी और विपक्ष करे 24 की तैयारी। वास्तव में अगर देखा जाए तो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी 2 स्थानों पर मेयर में दूसरे नंबर पर थी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी एक जगह दूसरे नंबर पर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मुसलमानों को टिकट दिए हैं। पार्षदों में, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में एक संदेश, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या विपक्ष पूरी तरीके से एक ठंडा हो गया है, और मंथन के जो अंतिम सोपान में हम बात ब्रजभूषण शरण की भी करेंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली से एक खबर ब्रजभूषण शरण के संबंध में आ रही, वो खबर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लगातार पहले भी जनवरी माह में पहलवान लगातार उनके खिलाफ धरने पर महिला पहलवानों ने 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। खेल मंत्रालय की एक कमेटी बनी, कमेटी के सामने सारे पहलवान पेश हुए, जांच हुई
और खबर ये आई कि ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी गई। पहलवान इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। इसके बाद 2 दिनों से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपियन, लगातार जो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान साक्षी मलिक हों, चाहे बजरंग पुनिया हों, विनेश फोगाट हों, ये लगातार वहां धरने पर, बहुत सारे पहलवानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से ये सारी बातें, सारी चीजें ये चल रही थी। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, ब्रजभूषण भी 3-4 दिनों से दिल्ली में हैं। पहले वो कह रहे थे कि पार्टी की किसी बैठक में आए हैं, लेकिन जहां तक खबरें हैं कि ब्रजभूषण शरण को आला कमान ने बता दिया है कि अब आप चंगुल में आ चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को नमन है कि इस तरीके के मसले पर सरकार लगातार जो बातें कह रही थी, ये पहलवान कह रहे हैं कि भाई बात जब हम पदक जीतते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को इन पहलवानों ने, और ये कहा था कि जब हम पदक जीत कर आते हैं तो आप कहते हैं कि बिल्कुल जिंदाबाद, आप हमें सम्मानित करते हैं, हमें डिनर पे बुलाते हैं, वो पदक भारत के लिए शान बताते हैं, लेकिन जब हम संकट में होते हैं, हमारी इज्जत संकट में होती है, हमारी स्वाभिमान साख संकट में होती है, हमारे साथ कोई गलत करता है, और वो एक सांसद है, एक बाहुबली सांसद है, भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष अभी भी बना हुआ है, जबकि कार्यकाल उनका खत्म हो चुका है ब्रजभूषण शरण का, उसके बाद भी वो दादागिरी करता है, महिलाओं का यौन शोषण, महिला पहलवानों का यौन शोषण करता है। इन सब सारे आरोपों पर कैसे दोहरी बातें कैसे होंगी, दोहरी बातें कैसे चलेंगी? एक तरफ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, और दूसरी तरफ साथ साथ महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं, और कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। किसी सरकार के आदेश पर किसी मंत्री, नेता, किसी अपने तरीके से कहीं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एफआईआर की जो तहरीर दिए हुए कई दिन बीत गए तो उसमें एफआईआर नहीं लिखी गई थी। अंततः गत्वा ये पहलवान सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए, और इनका केस, जहां तक मेरी जानकारी है, कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, और सिब्बल ने जो आज बातें रखी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इन पहलवानों को एक तरीके से राहत मिली, या यूं कहें कि आज उन्होंने अपनी जंग का पहला द्वार तोड़ दिया है। हमारे सहयोगी प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हैं। प्रवेश, ये पूरा मामला जरा बताइए, एफआईआर कैसे हुई? दिल्ली पुलिस तो एफआईआर करने के लिए तैयारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली पुलिस लगातार बैठकें कर रही थी। ऐसा कहीं होता है, अगर सड़क में कोई लड़की छेड़ दी जाती है या उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है तो एफआईआर होती है ना, इसमें क्या दिक्कत थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सबको अपनी बात की हक को मनवाने की पूरी आजादी होती है, लेकिन पहलवानों के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला। उन्होंने पहले जनवरी में प्रदर्शन किया और उसके बाद वो फिर से आज जंतर मंतर पर पिछले 5-6 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें न्यायालय में पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ब्रजभूषण के थाने में एफआईआर हुई है, कौन कौन सी धाराएं हैं, ये दर्शकों को बताइए। किस थाने में एफआईआर हुई है प्रवेश शर्मा? जी सर, मैं आपको बता दूं, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुई है, और ये यौन शोषण के आरोप में जो धारा है उसमें हुई दर्ज। मैं बता दूं कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन्होंने सीधा आज ये बताया कि ये एफआईआर आज ही और तुरंत ही दर्ज होगी। जी, निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तो बड़ों की अकल ठिकाने आ जाती है। मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण की अकल भी अब ठिकाने आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई है नहीं। और अब ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र के बाकी तीनों अंग हैं वो शिथिल पड़ते जा रहे हैं। लगातार ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है, और विपक्ष का भी भरोसा, इन पहलवानों ने भी कहा कि मुझे कहीं से रिलीफ नहीं मिला, कोई भी साथ खड़ा नहीं हुआ। इन्होंने अपील की थी भारत के तमाम क्रिकेटरों से जो चमक दमक में रहते हैं, जो लगातार टीवी में दिन भर आते हैं, दिन भर उनके विज्ञापन आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो चमक दमक वाले लोग इनके साथ नहीं आए। लेकिन सुनील गावस्कर, एक महान खिलाड़ी, वो इनके पक्ष में खड़े हुए। हरभजन सिंह वो खड़े हुए। इस तरीके के बहुत सारे जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जो बड़े नाम रहे इस भारत के, वो आके इनके साथ में खड़े हुए और इनके समर्थन में ट्वीट भी किया है। इसी तरीके से कई ओलंपियन ने भी इनके संदर्भ में आके इनके साथ खड़ा
होने का एक तरीके से इनको सपोर्ट दिया, इनको मॉरल सपोर्ट दिया है। इस वजह से शायद ये इनकी हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इस बीच ब्रजभूषण शरण ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि अगर उनके इस्तीफे से पहलवान धरने से उठ जाते हैं तो इस्तीफा देने को वो तैयार हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। प्रवेश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। हम वापस अपने कार्यक्रम अपने कार्यक्रम में आते हैं मंथन में, और सवाल यही कि क्या उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी भारी और विपक्ष की क्या 24 की तैयारी है, क्योंकि विपक्ष उतना सक्रिय रूप से अभी दिख रहा नहीं है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संतोष दुबे लखनऊ से। संतोष जी, स्वागत, धन्यवाद, बहुत आभार। समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता एसके राय साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राय साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। जावेद मलिक हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जनक प्रसाद हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता, जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। अंकुर सक्सेना, आरएलडी के नेता, अंकुर जी आपका भी बहुत स्वागत। और आलोक राय तिलक, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अपने इस मंथन कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। राय साहब, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम लोग, मुख्यमंत्री खुद सभाओं पर सभाएं किए जा रहे हैं, दय दनादन। उनके उप मुख्यमंत्री सभाएं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष, आप ही नहीं, अन्य भी जो विपक्षी दल हैं, वो मुझे लगता है 24 की तैयारी में ज़्यादा व्यस्त हैं। मैं एक नेता को सुन रहा था, आपकी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह को, वो कह रहे थे कि भाई जो 24 का गठबंधन की तैयारी है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राय साहब। मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि एक मुख्यमंत्री को एक महापौर के चुनाव में इतना दौड़ना पड़ रहा है। ये अपने आप में बताता है कि वो कितना भयभीत और सशंकित हैं इस चुनाव से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एजेंडा बहुत क्लियर है। उन्होंने जो कैंडिडेट दिया है उनका एक अपना अस्तित्व और अपनी पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री जी इससे भयभीत हैं। आप खुद सोच सकते हैं इस बारे में, मैं क्या बताऊं। नहीं है, बताना तो आप ही को पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में है नहीं कहीं, तो बताना तो आप ही को पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी समीक्षा की आज ही सारे हम 110 लोगों को उन्होंने बूथ वाइज अपॉइंट किया है। सब लोग काम करेंगे। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ राय साहब, पूरे प्रदेश की, खाली लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग सक्रिय हैं, वो चुनाव में, प्रचार में कम से कम, ठीक है परिणाम कुछ भी हो, लेकिन प्रचार में भारी नजर आ रहे हैं। और पूरा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, उस तरीके से, उस सक्रियता से मुझे लगता है चुनाव को सीरियस ले नहीं रहे आप लोग। नहीं, सीरियस नहीं, हम बहुत सीरियस हैं। और हम इतने सशक्त हैं कि मुख्यमंत्री चिंतित हैं। आप गलत सोच रहे हैं। आप सोचिए कि इस निकाय चुनाव में एक मुख्यमंत्री को गली गली दौड़ना पड़ रहा है, वो हमसे ज्यादा सशंकित हैं। चलिए मैं योगी जी को सुना देता हूं किस तरीके से वो हमले कर रहे हैं। जरा योगी जी को सुनाया जाए, फिर मैं संतोष दुबे के पास जाऊंगा। देखो, डबल इंजन की सरकार थी ना, आपने हमारे विधायक और सांसद चुनाव जिता करके भेजे। परिणाम क्या था? 2.5 लाख गरीबों को अकेले आपके इस जनपद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ दिया है। 2.5 लाख, ये योजना का लाभ पहले भी मिल सकता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरी को आज यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। योगी जी ओडीओपी बहुत सारी चीजें वो करें, सांसद विधायक आपने बनाए, अब ट्रिपल इंजन के लिए वोट मांग रहे हैं योगी जी। ये अपने आप में एक अलग तरीके का चुनाव लड़ने का तरीका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 30-35 सालों से उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में, नगर निगमों में काबिज है, तो ट्रिपल इंजन तो भारतीय जनता पार्टी का पहले ही लग चुका था। डबल और पहला और दूसरा इंजन से पहले तीसरा ही लग चुका था। संतोष दुबे के पास मैं आता हूं। संतोष जी, अभी राय साहब ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हो गए, आपकी पार्टी बहुत चिंतित हो गई, उनको मैदान में उतरना पड़ रहा है। एक देखने का नजरिया ये भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
कभी चिंतित रही भारतीय जनता पार्टी है न डरता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर चलता रहता है और निरंतर अपने जो योजना है, जो उसके कार्यशैली है, उस कार्यशैली को लेकर आगे बढ़ता है और जनता के बीच में परमानेंट रहता है। ये लोग तो जनता से भागे हुए लोग हैं, ये घर के अंदर छुपे हुए हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते, जनता इनसे सवाल करने लगती है कि जो डरे हुए लोग हैं वो घर के अंदर हैं। अब ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि अखिलेश जी एसी से नहीं निकलते हैं। नहीं, एसी से ही, वही मैं लग रहा है ब्रजेश पाठक खुद किसी खुली जीप में घूम रहे हैं क्या? इनको जनता के बीच में जाने पे जो है घृणा होती है, बदबू आती है, इसलिए नहीं जाते, एसी छोड़ना नहीं चाहते। और यही कारण है जनता ने इनको बिल्कुल जो है कह दिया कि घर में ही पैक रहो। जनता ने उसी तरीके से इनको जो है बहुमत भी देती है, भाई घर में पैक रहिए, आप बाहर मत आइए। आप ये राय साहब कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी को उतरना पड़ा, इतना इन्होंने मजबूर कर दिया कि आप जाओ गली गली सभाएं करो। दोनों मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम तमाम नेता आपके लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, हमारे नेता तो जनता के बीच में रहते हैं ना, हम लोग घर में एसी में बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे कार्यकर्ता हो, वो जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं के लिए परमानेंट लड़ता है। इनकी तरह एसी में बैठ के आराम नहीं करता है और इनकी तरह सिर्फ सरकार पे आरोप लगाने का काम नहीं करता है। ये कम से कम बाहर निकल के देखें, सरकार के कार्यों को देखें। ये बाहर निकलना नहीं चाहते इसलिए क्योंकि जनता इनको घेर लेगी। ठीक बात। संतोष जी, मैं 10 सेकंड का रिएक्शन राय साहब से लूंगा, फिर मलिक जावेद अंसारी के पास जाऊंगा। राय साहब, ये करें कि आप लोगों को खारिज कर दिया जनता ने, आप लोग एसी में बैठे रहते, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, जनता नकार चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले उनको जब भी एक बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उस मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं वो उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के लोग जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है। ये भयभीत है, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये भयभीत है। और ऐसा नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्हाइट कॉलर व्यक्ति हैं और उनका कितना चार्म है, कितना जनता चाहती है। आपने देखा होगा कि जब वो सड़क पे निकलते हैं तो जनता कैसे आती है और क्या भीड़ रहती है। ये वहां बैठ के जो भी कह रहे हैं, ये भयभीत है कि एक मुख्यमंत्री को नगर निकाय चुनाव में गली गली जाना पड़ रहा है। ठीक बात है राय साहब, ठीक बात है, आ गई बात आपकी। मैं सीधे जावेद मलिक के पास जाऊंगा, मलिक जावेद अंसारी साहब के पास। जावेद भाई, कुल मिलाकर आप लोग क्या 24 की तैयारी में रहेंगे? निकाय चुनाव नहीं लड़ना है क्या आप लोगों को? लगातार जो सत्ताधारी दल है वो दनादन रैली, लगातार तोड़ फोड़। आपके जो लखनऊ के जो प्रत्याशी ब्रजेश पाठक के खिलाफ चुनाव लड़े थे दिलप्रीत डीपी, वो शायद अध्यक्ष भी थे आपके लखनऊ के, कल वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं। वो एक छोटे जो माइक्रो लेवल के चुनाव को भी बहुत मजबूती से लड़ते हैं। अब मुझे लगता है कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है, कहीं सुस्ता रहा या भी 24 की तैयारी में लगा हुआ है? नहीं, विपक्ष बिल्कुल सजग है और पूरी जोर से लड़ रहा है। मैं एक शेर से आपको इसका आगाज करूंगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, जितनी बड़ी या ऊंची इमारत होती है वही खतरे में रहती है। तो आज खतरे में भाजपा है और वो खतरा जो है इस निकाय चुनाव में, आप गाजियाबाद ऑफिस देख लीजिए, इनका कार्यालय में कैसा जूता चल रहा है। आप हस्तिनापुर उठा के देख लीजिए, मंत्री की 2-2 बहनों को टिकट हो जाता है, परिवारवाद का ये आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों को। कर्नाटक में 40 विधायकों को टिकट दिए गए। 40 भाई ठीक है, जिसकी जितनी ताकत भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ताकतवर है तो देने में क्या दिक्कत है? कास्ट सेंसस करा लो, फिर हम तो तैयार है, हिस्सेदारी दे दो, फिर कास्ट सेंसस करा लो। अब कानपुर में विपक्ष कह रहा है कि बंटी टैक्स है, लेकिन दिया उन्होंने, रिपीट किया, हिम्मत है उनमें। एक मंत्री की 2-2 बहनों को टिकट मिल रहा है निकाय चुनाव में और भाजपा के कार्यालयों में जूता चल रहा है। आप कह रहे हो ये लड़, आप भी दे दो अपने नेता को, क्यों नहीं दे रहे हो? आपने भी नेताओं की पत्नियों को दे के रखा है टिकट बहुत सारी। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और इनको चाहे 3 इंजन दे दो, चाहे 50 इंजन दे दो। आप नीति आयोग के आंकड़े उठा लो या किसी भी केंद्र सरकार के आंकड़े उठा लो, उत्तर प्रदेश नीचे से टॉप कर रहा है। आप शिक्षा उठा लो, स्वास्थ्य उठा लो, सड़कें उठा लो, गड्ढे उठा लो, पानी का पीने का पानी उठा लो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे इनका कुशासन की मोहर ना लगी है। ठीक बात है। मैं जनक प्रसाद के पास जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी, जनक जी, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में
कूड़े का मुद्दा बनाकर एमसीडी का चुनाव बड़े धमाके के साथ, गाजे बाजे के साथ जीता। उत्तर प्रदेश में जनता को लगा कि एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम जो नाली, सड़क, खरंजा, कूड़ा, इसकी बात भी करती है देश में, दूसरी पार्टी तो लगता करती नहीं। और आप पर विश्वास करके दिल्ली दिया, पंजाब दिया, राष्ट्रीय पार्टी आप बन गए, क्योंकि आपने वो जनता वाली राजनीति की, बिजली के बिल की चिंता की, पानी की चिंता की, खड़ंजे की चिंता की, गंदगी की चिंता की, नाली की चिंता की। ऐसा लगा कि राजनीति में एक नया युग हो गया, नया युग आ गया, केजरीवाल युग, और लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहते हैं या हाथ पैर आपके चल नहीं रहे हैं? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस मुद्दे पे जोड़ने के लिए। हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं। हर जिले में हम लोग निकले हुए हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 40% कमीशन वाली सरकार को ना हम यहाँ पे नस्तबूत करेंगे। ये 40% जो कमीशन कर्नाटक का जुमला आप ले आए क्या यहाँ? कर्नाटक वाला ये हर जगह 40% उत्तर प्रदेश में कहा भैया? यहाँ कुछ कम होगा, चेक करो। कल परसों कर्नाटक में है, कर्नाटक में, यहाँ नहीं है। मेयर ने इनके भ्रष्टाचार का पूरा चट्टा चिट्टा भेजा है। बरेली देख लीजिए, जहां भी महानगर है ना, आप इसी देख लीजिए। हाँ, कानपुर में जो रिपीट किया कैंडिडेट, उसमें कहा जा रहा है कि वो बंटी टैक्स का कुछ मसला बता रहा है विपक्ष, पता नहीं क्या टैक्स है वो, किसी जन में कोई नया टैक्स हो गया, बंटी टैक्स। मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि इनकी भ्रष्टाचार की आदत पड़ी हुई है। आप इनसे पूछे नगर निगम के काम क्या होते हैं, ये कहते हैं मोदी जी वो बुलडोजर चला रहे हैं, योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। इनसे पूछे नगर निगम नाली साहब क्या करते हैं, तो ये फिर वो बताएंगे मोदी जी वो कर रहे हैं। अरे स्मार्ट सिटी बनवाया भाई जनक जी, आप तो इंजीनियर हैं, स्मार्ट सिटी देखिए कितना शानदार बना दिया इन्होंने। स्मार्ट सिटी का हाल तो देखिए, उसको लूट कैसे किया है। 10-10 फीट पे इनने पोल लगा दिया, लाइट लगा दी उसके ऊपर। पैसे को कैसे लूटा जाए उस तरह उनका देखिए आप चेक करके, पैसे को कैसे लूट, जनता की जो जीएसटी पे कर रहे हैं जनता, नगर निगम की जो इनकम है, आप देखिए कोई भी काम, आदमी मर जाए और या जन्म ले ले, बिना पैसे का इतना खराब कर रहे हैं लोग, सब चौपट करे दे रहे हैं, लेकिन हवा आप लोग बना नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं संजय सिंह दौरे कर रहे हैं, बहुत सारे नेता दौरे कर रहे हैं, दिल्ली जैसा प्रेशर या यूं कहें कंप्रेसर उत्तर प्रदेश में तो नहीं बना पाए आप। निकाली जाएगी सर, कुछ टेंशन नहीं रहा है। 24 में ये पूरी तरह हवा गुल होगी इनकी। अब शुरुआत यहां से होगी, नगर निगम से होगी इनकी। आप देखिएगा इनके बाद एक निर्विरोध जीत चुके, एक नगर पालिका वो निर्विरोध जीत चुके। ब्रजेश पाठक कल कह रहे थे कि हमारा मुसलमान कैंडिडेट जीत गया, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इनकी स्थिति यह है, जो व्यक्ति इनके विपक्ष में खड़ा हुआ है उसको धमकाया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम बैठ जाओ। ये धरातल की स्थिति बता रहा हूं आपको। जनक जी, अगर नेता डर रहा है, धमकाने में आ रहा है, तो उसको राजनीति छोड़कर उसको खोमचा लगाना चाहिए। कम से कम शांति से 100, 200, 400 रुपया लेकर जाएगा घर वो, और आराम से बच्चे पालेगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से वापस आ गए और सवाल यही है कि बीजेपी निकाय चुनाव में उसका जो प्रचार है अब तक का, वो बहुत भारी नजर आ रही है, और विपक्ष क्या उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। विपक्ष 2024 की तैयारियों में लगा है, निकाय चुनाव में एक तरीके से बीजेपी को क्या वॉकओवर मिल गया है। ये बहुत सारे सवाल आज मंथन में हम उठा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अंकुर सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सीधे अंकुर सक्सेना के पास जाऊंगा। अंकुर जी, आपकी पार्टी इस चुनाव में कहां खड़ी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो उधार के सिंदूर से अपनी मांग भर रही है और दूसरे के कैंडिडेटों को अपना कैंडिडेट बता के अपनी पीछे थपथपा रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है कहां? भारतीय जनता पार्टी के जो अभी आपके सम्मानित चैनल पे बात चल रही थी, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या भारतीय जनता पार्टी के काडर से आते हैं? रीता बहुगुणा जोशी का भारतीय जनता पार्टी काडर से आती है, नरेश अग्रवाल का भारतीय जनता पार्टी काडर से आते हैं। इसके अलावा हाल ही में आप कह रहे हो निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की शाहजहांपुर में इतनी मिट्टी पली थी कि अर्चना वर्मा जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की नॉमिनेशन कर चुकी थी, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने
खेमे में लाकर अपनी पीठ पर तपा रहा है। इसीलिए मैंने आपके सम्मानित चैनल पे कहा कि उधार की मांग से ही अपना सिंदूर भर रहे हैं। अंकुर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा माहौल किसी नेता को दे रही है, उसके सारे पाप धो रही है, तो आपको दिक्कत क्या है उसमें? देखिए, बात पाप धोने की नहीं है, बात तो ये है कि ऐसी कौन सी मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी में आपका कहने का मतलब है ऐसा कीटाणु रोधी जीव है कि उसमें जाते ही सबके पाप धुल जाएंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये आप लोग, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम क्यों कहेंगे जी? मैं तो उस विषय पे बोला ही नहीं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा पार्टी और अपनी नीति रीति के लिए दावा करती है कि मैं बहुत सैद्धांतिक आधार पर कार्य कर रहा हूं, तो भाजपा के 80% जो विधायक हैं और लगभग 70% जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं उनको तो टिकट नहीं मिल रहा है। अरे तो ये चिंता संतोष दुबे को करनी चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं की चिंता? आप आरएलडी की बताइए कि आप कहां खड़े हैं? कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि भाजपा की नीति रीति कहां है, और जिस राजनीतिक दल की नीति रीति नहीं होती है उसका तो पतन निश्चित है ना। देखो, मोहब्बत और जंग में सब जायज है भैया, और राजनीति एक जंग है। राजनीतिक रूपी अगर जंग में सब कुछ जायज है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो आम जनता ने पुराना नारा था। अब कहीं आपको दिख रहा है क्या? चाल चरित्र चेहरे वाले पोस्टर कहीं दिख रहे हैं क्या? जरा ढूंढ के लाओ, हमें दिखाना, हमें भी व्हाट्सएप पर भेज देना अंकुर सक्सेना। चाल चरित्र और चेहरे का अगर पोस्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन आम जनमानस बड़ी होशियार है। आम जनमानस ने जब कांग्रेस उनके मुद्दों पर खड़ी नहीं उतरी, कांग्रेस को अपने चयन में भूमिका नहीं दी। इसी तरीके से जब हम लोग आम जनमानस के मुद्दों पर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी नहीं आ पाई या राष्ट्रीय लोकदल आम जनमानस के हृदय में स्थान नहीं बना पाई किसी कारणों परिस्थितिवश, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अमृत का तत्व तो पिए नहीं है? भारतीय जनता पार्टी भी आज की डेट में केवल मुद्दों को छोड़कर, जो स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार के मुद्दों को छोड़कर स्थानीय निकाय के चुनाव, भाई अगर वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, माफिया दमन पर चुनाव जीत रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मैं अरविंद जयतिलक के पास जाऊंगा, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद जी। अरविंद जी, माफी के साथ में आपका जो परिचय है मेरे पास गलत आया। जब मैंने आपको देखा तो मैंने अपने आप को करेक्ट किया, संशोधित किया। बहुत माफी के साथ में स्वागत है आपका। अरविंद जी, ओवरऑल जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं निकाय चुनाव में, वो विपक्ष को आप कहां खड़ा पा रहे हैं? जनता से जुड़ाव ही सियासी दलों के वजूद को तय करता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं और आत्ममुग्धता के शिकार और मान करके चल रहे हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री जो है चिंतित हैं, वह जो है गली कूचे दौड़ रहे हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई जो सत्ता में है वो इतना जो है दौड़ धूप जो है निश्चिंत होकर के बैठे हैं। ये तो राजनीतिक समस्या परे है। मैं एक वाकया बताता हूँ दुर्गेन्द्र जी। 1971 में त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो 5 महीने तक बिना किसी सदन के जो है वह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हें चुनाव जब लड़ना पड़ा तो मणिराम सीट जो गोरखपुर की है, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु अवैधनाथ जी की सीट हुआ करती थी, जब वो गोरखपुर के सांसद बन गए तो वहां पर जो है त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव लड़े मुख्यमंत्री रहते हुए। एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए, वो आत्ममुग्धता के शिकार हो गए कि हम तो मुख्यमंत्री हैं, हमारे नाम पर वोट मिल जाएगा। अब उनको हराने वाला एक सामान्य पत्रकार जो कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने खड़ा कर दिया था, रामकृष्ण द्विवेदी, वो मुख्यमंत्री बुरी तरह से हार गए। समझना कठिन है कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण है। बावजूद इसके विपक्षी दल जो है, जैसे आपने सवाल किया कि भाई बाकी दल जो है क्यों नहीं चुनावी मैदान में, जब उस तासीर के साथ उस जो है औरा के साथ क्यों नहीं उतर रहे? तो क्या भाई भाजपा चिंतित है, भाजपा हार रही है, इसीलिए जो उसके लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग तो जीत करके बैठ गए हैं। देखिए, इस तरह से सियासत नहीं होती है। 24/7 का जमाना है। जनता के बीच आप जाएंगे, आप रहेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर आप सत्ता में है तो अपनी जो उपलब्धियां उसको गिनाएंगे, विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष की नाकामियां गिनाएंगे। ये सारा कुछ जो है राजनीति की कवायद होती है और यही हथियार होता है सत्ता तक पहुंचने का। बावजूद इसके जिस तरह से कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे 2012 में, 2017 में और जो है फिर इस बार जो है तो नगर निगम का चुनाव हो रहे हैं, नगर जो पंचायत के होंगे, तो निसंदेह जो है वो बढ़त बनाए हुए है। जिस तरह से तैयारियां उसकी चल रही है, बूथ स्तर से लेकर के आप देख लीजिए जिला स्तर तक, तो निसंदेह जो है तो बाजी मारती हुई दिख रही है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसमें जो
दूसरा राजनीतिक दल है, सपा है, बसपा है या और जो राजनीति, उनकी क्या भूमिका रह जाएगी। लेकिन आपने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बात कही कि नगर निगम के चुनाव को, नगर निकाय के चुनाव को हम लिटमस टेस्ट नहीं मानते हैं। मैं भी उसी को मानता हूं। यह एक जो है एक सामान्य लड़ाई है, लेकिन जो 2024 की लड़ाई होगी इस बुनियाद पर नहीं लड़ी जाएगी और न ही इस परसेप्शन पर लड़ी जाएगी। क्योंकि आपने भी बताया कि भाजपा जब सत्ता में नहीं हुआ करती थी, आपने 2012 का भी आंकड़ा गिनाया कि किस तरह से 2012 में 12 लोग नगर निगम की सीट हुआ करती थी, 10 भाजपा जीत गई, 2 निर्दलीय जीते। तो वो पहले से वो तीसरा इंजन तो उसका लगा हुआ है। तो ये तो कम से कम विपक्ष के लिए सुनहरा मौका था, जो एक नया नैरेटिव गढ़ता और भारतीय जनता पार्टी को जो है सख्त चुनौती देता। लेकिन मुझे और आपको भी या बाकी जो निरपेक्ष लोग हैं उनको साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो है विपक्ष जो है हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। राय साहब एक टिप्पणी छोटी सी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस टिप्पणी पे। हम काम में विश्वास करते हैं, हमने काम किया है, हम जनता के बीच में है, जनता की मुद्दा को, जनता की जो भी मुद्दे हैं। अंकुर जी आ रहा हूं, राय साहब को कंप्लीट करने दिए। अखिलेश जी के अलावा और कोई मुद्दे, जनता की मुद्दा को कोई उठाने वाला कोई और है अखिलेश जी के अलावा? तो बताइए, प्रदेश में आप तो पत्रकार हैं। आज समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क और सदन तक चल रही है। ये कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अखिलेश जी कुछ नहीं कहना, ये गलत है। रोज आज ही करकर्ताओं की समस्या की, कल कन्नौज की समस्या की, उन्होंने सबसे मेरी भी एक आपत्ति है, साहब मेरी आपत्ति है कि भाजपा को इस तरह से बैकओवर नहीं देना चाहिए कि वो तो है ही नहीं, वो जीत रही है पूरी पार्टी। ये गलत है, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। हमने शब्द इस्तेमाल किया प्रचार में बढ़त बनाए हुए है। प्रचार में मैं कोई भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं है, वो संतोष दुबे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रचार पत्रकार दिखता हवा पानी किसका, वो बता रहे हवा हवा पानी दिख रहा है। वो बीजेपी हार जाए तो उसके वो जाने, उसका काम जाने, और आप लोग जीत जाओ तो ये आपकी सफलता होगी। मैं सीधे संतोष दुबे पास जाऊंगा, चूंकि ये दौर जो दूसरा हमारा दौर है, ये चल रहा है मंथन का, इसमें थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा। बोलिए अंकुर सक्सेना जी। अंकुर सक्सेना बोलिए आप। जी देखिए दुर्गेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय के जो इनका जो टिप्पणी है या इनका जो अवलोकन है उससे सहमत नहीं। वजह क्या है, आपको अधिकार है, बस सहमत हुई है। इस लोकतांत्रिक देश है, सभी को सहमत या सहमत का अधिकार है। बोलिए। दे रहा हूं ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना रीजन के आप किसी एक पार्टी विशेष के लिए ये कह रहे हैं कि उस पार्टी विशेष की तारीफ पे आप पुलिंग में गाड़े दे रहे हैं। आपको ये नजर आ रहा है सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने एक बार भी अपनी भाषा शैली में ये शब्द कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाई पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी, मुख्यमंत्री हो चाहे उनके मंत्री हो, हर जिले का दौरा मार रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, और वो प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग से कितना उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा जो आम जनमानस के टैक्स, भाई वो जेड कैटेगरी, वो एनएसजी प्राप्त हैं, उनको सब कुछ सुरक्षाएं प्राप्त हो, तो क्या अकेले छोड़ दें उनको? अभी देखा है कस्टडी में क्या हश्र हुआ है। अभी दौरे पे दौरा व्यक्ति कर रहा है तो उस दौरे का पैसा क्या पार्टी फंड से दिया जा रहा है? जो मीटिंगें हो रही है क्या पार्टी फंड से हो रही है? देखो मैं सहमत हूं, पदाधिकारी को क्यों नहीं भेज रहे? ठीक बात है, ठीक बात है अंकुर सक्सेना। जनक प्रसाद आप भी बोलिए, उसके बाद मैं संतोष दुबे से बात करूंगा। बोलिए जनक प्रसाद जल्दी से। राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी एक दिन में 4 सभाएं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन जो पत्रकार है, जो तनमन, जो सरकार जो पैसे का दुरुपयोग कर रही है, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, वो दिखा रही है इन लोग को। हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग तो आपको बैठाएं, क्यों नहीं दिखा रहे भाई? आपको बुला के हम बैठाएं आदर पूर्वक और पूरा मौका दे रहे हैं, शायद संतोष दुबे से ज्यादा मौका हम दे रहे हैं आपको बोलने के लिए। संतोष दुबे तो भी बोले नहीं। हम डोर टू डोर पे बिलीव करते हैं। आप लोग तीनों चारों लोग मिलकर घेर के दौड़ाए हुए हैं बीजेपी को। हमने दिल्ली में डोर टू डोर करके इनको परास्त कर दिया। तो भैया यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ कौन सी संधि है आपकी? यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ तो करना चाहिए ना। यहाँ तो जनता 2 चुनाव से आप कर ही नहीं रहे हैं कुछ। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उठाया कूड़े का मुद्दा? क्यों नहीं नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया? यहाँ तो वो क्रांति हो जाती। यहाँ की जनता तो आपको सिर पे माथे पे यहाँ पे बैठा लेती। यहाँ पे आप जैसे पत्रकार हम लोग के साथ इस समय नहीं, आप हमारे साथ में है, लेकिन और लोग जब मीडिया नहीं दिखाते, मेन कहां दिखाती बताइए? आपको तो सैल्यूट करना चाहिए कि आप इन मुद्दों पर बात तो कर रहे हैं। अभी आप देखिए सारा
पूरा 15 दिन अतीत के ऊपर पूरा नहीं, वो तो अभी भी बात हो रही है, वो तो अभी अगले 15 दिन तक और होगी। संतोष दुबे, काम पे कहां बात हो रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं संतोष दुबे के पास जाऊंगा। संतोष जी, ये दोनों जो विपक्षी नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के राय साहब हों, चाहे जनक प्रसाद जी हों, ये कह रहे हैं कि भाई बहुत आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके जो नेता हैं सब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अंकुर सक्सेना भी कह रहे हैं, आरएलडी के नेता। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये घर से निकल नहीं रहे हैं। ये घर से बैठ के सिर्फ एक काम करते हैं कि भाजपा दुरुपयोग कर रही है प्रशासन का, भाजपा काम नहीं कर रही है, भाजपा की सरकार जो है कुछ करने नहीं दे रही है, हमको घर से निकलने नहीं दे रही। अरे किसने रोका आपको? आम चुनाव है, आप घर से बाहर निकलो, जनता से हमारी बुराई करो। भाई हम जो दिख रहे हैं, जनता जिसको जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को दौड़ना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री दौड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दौड़ेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो संतोष भाई, आप बताइए आपकी अचीवमेंट क्या है? आप 10 साल से नगर निगमों में हैं, आपके अपने अचीवमेंट बताइए। मुख्यमंत्री तो आम जनमानस का है, विपक्ष का भी है, सत्तारूढ़ दल का भी है। तो ऐसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री की कैपेसिटी से दौड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के सदन के नेता के रूप में दौड़ रहे हैं? अगर सदन के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में दौड़ रहे हैं तो आम जनमानस के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को तो ठीक है अंकुर, अब उनको जवाब देने दिए। संतोष जी जवाब दीजिए। दिक्कत है भाई आपको? भाई सरकार दिक्कत है, आम जनमानस का पैसा लग रहा है, हमारे आपके ब्याज का, हमारे आपके टैक्स का पैसा है, आम जनमानस के कार्यों के लिए आप दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ठीक है, ठीक है, अब आप दोनों शांत हो जाइए। मैं एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा जावेद अंसारी से, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। और ब्रेक के बाद मैं आज चूंकि ब्रजभूषण शरण वाले मामले में बहुत गंभीर बातें हो गई हैं, तो उसे अगर नहीं लेंगे तो मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। मलिक जावेद अंसारी, नगर निगम पर आखिरी टिप्पणी, नगर निगम चुनाव पर। एक ही लाइन बोलूंगा मैं, योगी जी ही सरकारी पैसा इलेक्शन में खर्च नहीं कर रहे हैं, मोदी जी उससे 3 गुना खर्च कर रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि टीवी मीडिया में नहीं दिखाता, मैं सहमत हूं, क्योंकि 90% जो मीडिया है वो मित्रों का है, तो आपको नहीं दिखाएगा, हमें नहीं दिखाएगा। इसीलिए जो आम मुद्दे हैं लोगों के, वो दबके रह जाते हैं। वो टीवी पे वही दिखाया जा रहा है जो मोदी जी चाहते हैं, योगी जी चाहते हैं। तो मतलब आप लोग निकाय की बात करेंगे नहीं, आप वही लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। जो हमने आज मंथन में टॉपिक रखा, जो हमने विषय रखा कि क्या बीजेपी की जो तैयारी है या बीजेपी का जो प्रचार है वो क्या भारी है, और विपक्ष की क्या 24 की तैयारी है। एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक के बाद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR हो गई है, पहलवान धरने पर बैठे हैं। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो ब्रजभूषण के तरफ बढ़ने वाले कानून के हाथ को रोकती हैं? तमाम पूर्व ओलंपियंस तमाम खिलाड़ियों के साथ आने के बाद, और सबसे अहम बात है कि जो हरियाणा की खाप पंचायतें हैं, उनके मुखिया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में एकत्र होने लगे तो फिर मामला और ज़्यादा ये गर्मा गया। महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप लगातार लगा रही हैं और उनकी मांग है कि ब्रजभूषण शरण से भारतीय जनता पार्टी उनकी सांसदी से भी इस्तीफा ले और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पहलवानों का आरोप है कि वो दौड़ दौड़ कर थक गई, लगातार वो थाने में चक्कर लगाती रहीं, लेकिन किसी ने उनको सुना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया, FIR करने के निर्देश दिए, महिला पहलवानों को कहा कि इनके लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर पर, लेकिन आज यूँ कहा जाए पहलवान विनेश फोगाट ने
एक वीडियो जारी करके जो खाप पंचायतों के लोग हैं, जो मुखिया हैं, उनका धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से आज हमें न्याय मिलता दिख रहा है। वास्तव में इस देश के सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था पर ही अब लोगों का विश्वास आखिर में रहता है और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके इस पूरे मामले में एफआईआर के निर्देश दिए। इसके बावजूद सुबह ये निर्देश आए और शाम तक दिल्ली पुलिस की बैठकें चलती रहीं, कानूनी दांव पेच चलता रहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर की जाए या न की जाए। अंततः देर शाम उनके खिलाफ एफआईआर कर ली गई है और अब कुछ खास समाचार चैनलों से बातचीत करते हुए ब्रजभूषण ने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी है। हालांकि पहलवान कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, इस्तीफे से बात बनने वाली नहीं है, उन्हें तो सांसदी से इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। सवाल बड़ा यही है कि क्या ब्रजभूषण किसी सिस्टम से ऊपर हैं क्या? और जो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कोई भी हो, या ये जो पहलवान आते हैं, चाहे वो पक्ष के लोग चाहे विपक्ष के लोग हों, महिला पहलवान, खिलाड़ी हमारे, पुरुष पहलवान, ये जब कोई मेडल जीत कर आते हैं तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाकर बहुत सारे लोग खुद को चमकाते हैं, अपनी राजनीति को चमकाते हैं, वो चाहे पक्ष विपक्ष दोनों के लोग हैं। लेकिन जब ये लोग संकट में आते हैं, इनके साथ अन्याय होता है, तो इन्हें न्याय दिलाने या देने के लिए इस प्रकरण में तो अभी तक इस तरह की पहल कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से नज़र आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, निर्देश के बाद, सख्ती के बाद अब ब्रजभूषण पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं मलिक जावेद अंसारी के पास जाना चाहूँगा। जावेद भाई, ये महिला पहलवान लगातार वहाँ पे पहले जनवरी में और अब फिर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि जो जांच रिपोर्ट और जो सब कुछ था उसमें पक्षपात हुआ है और ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी गई है। ब्रजभूषण कोई बहुत सीधे सरल सच्चे आदमी, सच्चे होंगे मैं ये नहीं कहता, लेकिन सीधे सरल और कोई किसी मंदिर के पुजारी और कथावाचक तो है नहीं। वो एक नेता हैं, बाहुबली हैं और आतंकवाद निरोधक कानून टाडा में वो बंद भी रह चुके हैं। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो ब्रजभूषण की तरफ जो कानून का शिकंजा है उसको वापस कर देती हैं? ये सवाल मेरा बड़ा अहम है और बहुत दिल से ये सवाल कर रहा हूं मैं। मलिक जावेद अंसारी, इनके पीछे सबसे बड़ी शक्ति भाजपा है और उनकी मानसिकता, उनकी सोच है। वो क्यों है? वो बंदा जो ब्रजभूषण है, वो टीवी पे एक इंटरव्यू में कबूल रहा है, वो वायरल हो रहा है इंटरव्यू, कि उसने हत्या भी की है और वो बाहर घूम रहा है। और दूसरा, भाजपा में ऐसे नेता की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में आज ही मामला आया, एक बहुत बड़ा नेता दुष्कर्म में उस पर आरोप लगे हैं। अभी ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया में उसने किस तरीके से षड्यंत्र करता था, लड़कियों के बलात्कार करता था, वो भी भाजपा का अध्यक्ष रहा है ऑस्ट्रेलिया में। उसको 39 केसों में 39 आरोपों में सजा हुई है। तो और चिन्मयानंद का केस उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण है। जिस लड़की ने आरोप लगाया उसको ही जेल में डाल दिया गया। कितने दिन तक वो भगोड़ा रहा, पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। ये सिंपल सा कानून है कि अगर कोई कंप्लेंट देता है और कोई भी ऑफेंसेस नॉन वेलेबल है या कोई भी हीनियस क्राइम है तो आप एकदम एफआईआर करिए। तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा? एफआईआर करके अरेस्ट करिए। अब सवाल ये अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस जो है बिल्कुल नरमस्तक है, केंद्र सरकार के आदेश पे काम करती है। आप एफआईआर हो गई, आप अरेस्ट करके जेल में डालिए, बेल लेके बाहर आएगा अगर वो निर्दोष है या जो भी उसके अगर अपराध कम है तो। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, कानूनी स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं इसमें, इस पूरे मामले में? देखिए, सिंपल सा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई भी कंप्लेंट देता है, जो कंप्लेंट होता है, तुरंत एफआईआर कर देनी चाहिए थी। ये लड़कियां तो 4-4 महीने से शिकायतें कर रही हैं, 5 दिन से तो सोए नहीं है, जंतर मंतर पे बैठे। और वो कोई आम नागरिक नहीं है, वो आम लोग नहीं है, वो ओलंपिक जीते, कॉमनवेल्थ जीते, वर्ल्ड कप जीते, क्या कौन से मेडल नहीं लाके दिए देश को। और विनेश फोगाट ने तो ये कहा है कि ये जो बंदा है इस पे 100-200 लड़कियों का शोषण करने का आरोप नहीं लगाया उन्होंने कहा हजारों लड़कियों को इसने जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन कंप्लेंट जो की वो 7 लड़कियों ने की है और इतने गंभीर आरोप है, आपको जेल में डालना चाहिए तुरंत। और प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बताया था प्रधानमंत्री ने कि भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना है।
आप अगर आपकी ये सोच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सच्चा नारा है तो जेल में डालिए आप। नहीं, अपराधी तो अपराधी है, वो कोई किसी पार्टी का एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अपराधी तो अपराधी, अपराधी सारे दलों में है, ऐसा नहीं है। मैं राय साहब के पास जाता हूं। राय साहब, ऐसी कौन सी आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी राजनीतिक मजबूरी है पूर्वांचल में, ऐसा क्या है गोंडा से लेके वहां तक के ब्रजभूषण शरण को बीजेपी अभी तक उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला, अभी तक वो जेल नहीं गए? अब देखिए, ये तो मैं क्या कहूं, बीजेपी तो सबको क्लीन चिट देने वाली पार्टी है, कैसे नहीं दे पाई इनको क्लीन चिट, तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इस विषय से हट के एक अलग विषय पे आपसे कोई बात करना चाहता तो मेरी बात रह गई थी, मुझे मौका नहीं मिला। अगर आप इजाजत दे तो मैं उस बात को रखूं। बोलिए बोलिए। राय साहब, क्या विषय है वो, इससे इतर विषय है कोई? विषय मेरा ये कहना है, निकाय चुनाव पे हम बैठे थे, निकाय चुनाव पे बात हो रही थी। निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मेरे दिमाग में था, जो मैं कहना चाहता सभी के सामने, वो ये कि हम अपनी भाजपा के ही लोग रहते आए हैं और स्वायत्तता नहीं दिला पाए निकाय को। महाराष्ट्र में, दिल्ली में निकाय जो चाहता है करता है, जो चाहे अपना निर्णय इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के निकाय के लोग, अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी में अपना अधिकार नहीं ले पाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। राय साहब, मैं माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस कल या परसों में इसको ये विषय को अलग से करूंगा, आपको जरूर आमंत्रित करूंगा ताकि आप इस विषय पर आप अपने विचार खुलकर रखें। जनक प्रसाद जी के पास जाऊंगा। जनक जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ब्रजभूषण शरण अभी तक भारतीय जनता पार्टी में है, विपक्षी नेता के रूप में? बताइए जरा मुझे। साहब, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण बात को आपने जनता के सामने, बहुत तो बोलने से कतरा रहे हैं, हमारे राय साहब को बोलने से भी कतरा रहे हैं। अब मैं देखना चाहूंगा कि अब बाबा जी का बुलडोजर कहां जाएगा, अब देखते हैं बुलडोजर कहां है। दूसरी बात, मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं और बाबा साहब को, संविधान को सलाम करता हूं जिसने 4 पिलर दिए हैं कि अगर 3 पिलर भी बहकेंगे तो 1 पिलर आपको कंट्रोल कर रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी के राज में लड़कियों ने, जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है, शिकायत दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुखद नहीं, आरोपी को जेल भिजवाने के लिए धरने बैठना पड़ रहा है, ये भी बड़ा गंभीर विषय है। अंकुर सक्सेना, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका। मैं संतोष जी के बाद फिर अरविंद जी के पास जाऊंगा। जो अंधभक्त नहीं है उसको भी डिफेंड करेंगे। ठीक बात। अंकुर सक्सेना, ऐसी कौन सी ताकत है, क्या दिक्कत है जो न्याय नहीं मिल पा रहा? भाई जिस अंकुर सक्सेना बोलिए जल्दी से, वक्त खत्म, बोलिए। हाँ, देखिए, कानून की चक्की। अरविंद जी मैं आ रहा हूं, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। अंकुर सक्सेना से मेरा प्रश्न है कि जनक जी ने कहा कि भाई उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ब्रजभूषण शरण में कौन से ऐसे लाल लगे हुए हैं कि उनको बीजेपी अब से अपने से अलग नहीं कर पा रही? ये दुर्गेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब इस विषय पर टॉपिक शुरू किया था तो आपने कहा था विपक्षी दलों की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल पाया। हमारे अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी कल जंतर मंतर पे गए थे और उनके जंतर मंतर पे जाने के पश्चात थोड़ा सा इस मामले में बल मिला था और खाप पंचायतों के लोग के साथ साथ गए थे चौधरी जयंत गए थे। ठीक कह रहे हैं। हमेशा ऐसे मुद्दों पे सक्रिय रहते हैं जो आम जनमानस का मुद्दा रहता है। अब सवाल है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी, इनका चरित्र, प्रीवियस चरित्र बताने के लिए कोई बहुत पहचान का मोहताज नहीं है कि ये किस कंडक्ट और किस कैरेक्टर के पर्सनालिटी है। और भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं आपकी डिबेट में कुछ देर पहले ही ये बात बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हुए लीडरान ने जो है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने में तो पीछे भागती है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी कई राजनीतिक दलों का अनुभव रखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चाल, चरित्र और चेहरा ये देखने में कोई गुरेज नहीं किया। उनने सिर्फ ये देखा कि क्या ये जिताऊ कैंडिडेट है और उनने अपने बाहें फैलाकर उनको अपने राजनीतिक दल में लिया और साथ साथ
उनको अभी तक डिफेंड करना भारतीय जनता पार्टी की ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। इस बीच संतोष दुबे हमारे साथ नहीं, मैं उनसे जवाब लेना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इस विषय पर प्रवक्ताओं को बोलने से मनाही है, वो नहीं बोल सकते, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। मैं इस मंथन का समापन अरविंद जे चिलक जी के फाइनल कमेंट से करूंगा। अरविंद जी, फाइनल कमेंट आपका। हाँ देखिए दुर्गेन्द्र जी, मैं कह रहा था कि कानून की चक्की धीमी ही सही लेकिन बड़ी महीन पिसती है। मेरा मानना है कि एफआईआर जो है न्याय की दिशा में एक कदम है। बेहतर तो यह होता कि ब्रजभूषण शरण जी जो है जब आरोप लगा उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिए होते तो शायद उनके लिए भी बेहतर होता, पार्टी के लिए भी बेहतर होता। आप एक बार अभी सवाल उठाए हैं कि आखिर भाजपा के लिए क्या मजबूरी है। देखिए वो 6 बार के सांसद रहे हैं, देवी पाटन मंडल में उनका अपना रसूख है। वो 6 बार में 4 बार अलग अलग संसदीय सीटों को जीते हैं। गोंडा से जीते हैं, बहराइच से जीते हैं, श्रावस्ती से जीते हैं, कैसरगंज से जीते हैं। तो जब 2024 का चुनाव निकट है तो मेरा मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है, अच्छा दूसरी चीज है कि एफआईआर होने का तात्पर्य नहीं होता है कि जिसके ऊपर एफआईआर हो जाए हम लोग मान लें कि वो अपराधी है। देखिए पानी को उबलने के लिए भी हम लोग 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करते हैं। तो जब तक जो है न्याय की प्रक्रिया पूरी ना हो, किसी को पूरी तरह से दोषी न्यायालय ठहराए ना, यह मान बैठना कि यह जो है पूरी तरह से अपराधी है। तो मेरा एक तर्क है कि कुछ दिन पहले याद होगा करीब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, एक पार्टी के शीर्ष नेता जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, बहुत बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था। अगर ऐसा होता तो तब उनको भी एफआईआर उनके ऊपर करके जेल में ठूस दिया जाता। मेरा मानना है कि न्याय की एक प्रक्रिया हाँ बिल्कुल जो है देरी हुई है, क्योंकि एक खिलाड़ी है उनके द्वारा विपक्ष के ऊपर लागू होती है, सत्तारूढ़ दल के लिए वो प्रक्रिया मायने जाएगी। और अगर बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत शुक्रिया अंकुर जी, राय साहब, जनक प्रसाद जी बहुत धन्यवाद, संतोष दुबे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि वास्तव में जो न्याय है, ठीक है प्रक्रिया धीमी हो सकती है, थोड़ा देर से मिल सकता है, लेकिन न्याय तो मिलता है इस देश में, और न्यायपालिका है अब बहुत सारे लोगों का आसरा रह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।